नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर बसे एक बहुत ही शानदार किले कुंभलगढ़ की यात्रा पर। हमारे पास जो जानकारी है वो विकिपीडिया के कुछ लेखों से ली गई है और हम इसी के ज़रिए इस ऐतिहासिक जगह की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है इस किले की कहानी समझना, इसकी वो अविश्वसनीय दीवार और हाँ, इसका जो गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है उसे जानना। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। बिल्कुल, जो अपने आप में इसकी अहमियत बताता है। इसे अक्सर भारत की महान दीवार भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये तो आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभलगढ़ की ये गहरी पड़ताल। तो सबसे पहले ये किला आखिर है कहाँ? ये है राजस्थान के राजसमंद जिले में, अरावली पहाड़ियों की मतलब पश्चिम की तरफ वाली रेंज पर। हाँ, राजसमंद शहर से देखें तो करीब 48 किलोमीटर और उदयपुर से लगभग 84 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इसे बनवाया था 15वीं शताब्दी में। बनाने वाले थे मेवाड़ के एक बहुत ही जाने माने शासक राणा कुंभा। बिल्कुल, और जगह भी देखिए, समुद्र तल से 1100 मीटर यानी करीब 3600 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा निर्माण। हाँ, ये तो है। और राणा कुंभा की बात करें तो वो सिर्फ शासक नहीं थे, एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने मेवाड़ का साम्राज्य रणथंबोर से ग्वालियर तक फैलाया था। अच्छा। हाँ, और कहते हैं उनके पास 84 किले थे, जिनमें से 32 तो उन्होंने खुद बनवाए या ठीक करवाए। और उन सब में कुंभलगढ़ सबसे बड़ा, सबसे भव्य और कह सकते हैं रणनीतिक रूप से सबसे अहम था। ये सिर्फ किला नहीं, उनके विजन का प्रतीक था। और इसी विजन का शायद सबसे बड़ा सबूत है वो चीज जो इसे दुनिया भर में मशहूर करती है, इसकी दीवार। हाँ, वो दीवार। ये दीवार किले के चारों ओर पूरे 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। 36 किलोमीटर? जी हाँ, 36 किलोमीटर। ये इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में चीन की महान दीवार के बाद शायद दूसरे नंबर पर रखती है। और सामने से देखें तो इसकी मोटाई करीब 4.5 मीटर मतलब 15 फीट है। बाप रे, इतनी मोटी दीवार! तो जाहिर है इतनी मोटी और लंबी दीवार का मकसद क्या रहा होगा? मकसद तो साफ है, सुरक्षा, एकदम अभेद्य सुरक्षा। पर यह सिर्फ एक मोटी दीवार नहीं है, इसकी खासियत है इसका पहाड़ी इलाके के साथ तालमेल। अच्छा, कैसे? मतलब भारतीय किला वास्तुकला के नजरिए से देखें तो ये दीवार सीधी नहीं बनी है, ये पहाड़ियों के उतार चढ़ाव के साथ घूमती है, घाटियों को अपने अंदर समेट लेती है। एक तरह से प्रकृति का इस्तेमाल करके सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और मिलिट्री प्लानिंग का कमाल है। इसी ने किले को लगभग अजैसा बना दिया था। अगर इसके इतिहास को देखें तो कहानी राणा कुंभा से भी थोड़ी पहले शुरू होती है। सुनने में आया है कि 14वीं सदी के आखिर में राणा लाखा ने ये इलाका नाडोल के चौहान राजपूतों से जीता था। हाँ, वो शुरुआती दौर था। लेकिन किले का जो भव्य रूप आज हम देखते हैं उसका क्रेडिट तो राणा कुंभा को ही जाता है। कुंभलगढ़ में एक शिलालेख भी मिला है 1460 ईस्वी का। वो बताता है कि किले का निर्माण 1448 में शुरू हुआ था। और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो थे मुख्य वास्तुकार मंडन। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि मंडन सिर्फ एक कारीगर नहीं थे। उन्होंने अपने काम, अपनी शैली, अपने वास्तु सिद्धांतों का जिक्र अपने लिखे ग्रंथ राजवल्लभ में किया है। अच्छा, उन्होंने किताब भी लिखी इस पर? जी हाँ, जरा सोचिए, 15वीं सदी में भारत में आर्किटेक्चर पर इतनी डिटेल्ड किताब लिखी जा रही थी जिसमें किले बनाने की प्लानिंग और तकनीकें थीं। ये उस दौर की उन्नत सोच, योजनाबद्ध निर्माण और ज्ञान को सहेजने की परंपरा दिखाता है। कुंभलगढ़ सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं बल्कि एक सोची समझी रचना थी। सही कहा। और ये राणा कुंभा की शक्ति और मेवाड़ के शान का प्रतीक बना। सुना है रणकपुर के बाद ये उनकी दूसरी पसंदीदा राजधानी भी थी। बिल्कुल। अब इतना मजबूत किला तो जाहिर है दुश्मनों की नजर में खटकेगा ही। हाँ, होने ही थे। 1457 में गुजरात के अहमद शाह द्वितीय ने कोशिश की पर नाकाम रहा। कहते हैं उस वक्त लोगों में मान्यता थी कि किले की रक्षा कोई देवी, बाण माता करती हैं। हाँ, ये अक्सर होता था। स्थानीय देवी देवताओं से किले को जोड़ा जाता था। शायद इसी झुंझुलाहट में अहमद शाह ने देवी के मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया। फिर मालवा के महमूद खिलजी ने भी 2 बार जोर लगाया, 1458-59 में और फिर 1467 में, पर किला उसकी पहुंच से बाहर ही रहा। ये शुरुआती नाकाम हमले किले की बनावट और उसकी लोकेशन की जो रणनीतिक बढ़त थी उसे साबित करते हैं। और वो बाण माता वाली बात भी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि किले सिर्फ मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं थे,
लोगों की आस्था और पहचान से भी गहरी जुड़े थे। सही कहा। इन हमलों के नाकाम होने से तो किले की अजेयता की कहानियां और पक्की हो गई होंगी। बिल्कुल, लेकिन इतिहास गवाह है, कोई दीवार हमेशा अभेद्य नहीं रहती। अक्टूबर 1577 में मुगल बादशाह अकबर के एक बहुत ताकतवर सेनापति थे, शाहबाज खान। उन्होंने कुंभलगढ़ पर चढ़ाई की। हाँ, शाहबाज खान। इस बार घेराबंदी लंबी चली, करीब 6 महीने तक। शायद पानी की कमी हो गई होगी या लगातार हमलों ने रक्षकों को कमजोर कर दिया। अप्रैल 1578 में शाहबाज खान ने किले पर कब्जा कर लिया। ये कुंभलगढ़ के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। हाँ, और ये घटना बताती है कि किला चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, लंबी घेराबंदी, सप्लाई लाइंस का कटना और शायद उस समय की बेहतर मुगल तोपें और रणनीति, ये सब मिलके भारी पड़ सकते हैं। शाहबाज खान की जीत ये भी दिखाती है कि किला जीतना नामुमकिन नहीं था, पर हाँ, बेहद मुश्किल जरूर था। 6 महीने की घेराबंदी, ये अपने आप में किले की ताकत का सबूत है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मेवाड़ के स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक महाराणा प्रताप ने 1583 में इस किले को मुगलों से वापस छीन लिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी मेवाड़ के लिए। और एक और बेहद अहम बात जो इस किले को और भी खास बनाती है, कुंभलगढ़ ही वो जगह है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बिल्कुल, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान होना, इससे इस किले का ऐतिहासिक और भावनात्मक वजन कई गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि मेवाड़ के सबसे महान योद्धा की जन्मस्थली है। इसका वापस जीता जाना जरूर मेवाड़ के लोगों के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत रही होगी, उनके हौसले को बढ़ाने वाली घटना। बाद के समय में, मतलब 1818 के आसपास, जब मराठा शक्ति कमजोर हो रही थी, तो सन्यासियों के एक हथियारबंद ग्रुप ने किले पर कब्जा करके वहां अपनी चौकी बना ली थी। अच्छा, सन्यासियों ने? हाँ, लेकिन फिर अंग्रेज अफसर थे कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर किला अंग्रेजों के कंट्रोल में ले लिया। हालांकि बाद में इसे वापस उदयपुर रियासत को सौंप दिया गया। समय के साथ मेवाड़ के महाराणाओं ने इसमें कुछ और इमारतें जोड़ी, लेकिन अच्छी बात यह है कि राणा कुंभा का बनवाया जो मूल ढांचा है वो काफी हद तक आज भी वैसा ही है। यहाँ के महल और मंदिर काफी अच्छी हालत में है। ये पूरा घटनाक्रम, मुगलों का कब्जा, प्रताप द्वारा वापसी, फिर सन्यासियों का आना, अंग्रेजों का कंट्रोल और फिर मेवाड़ को वापसी, ये दिखाता है कि सदियों तक ये किला कितना महत्वपूर्ण बना रहा। और ये वाकई तारीफ के काबिल है कि इतने उतार चढ़ाव और बाद के निर्माणों के बावजूद किले की जो ओरिजिनल बनावट है उसे बचाकर रखा गया है। ये ऐतिहासिक संरक्षण के लिहाज से बहुत अहम है। चलिए अब किले के अंदर चलते हैं, थोड़ा इसकी बनावट को करीब से देखते हैं। किले में घुसने के लिए एक नहीं 7 बड़े दरवाजे हैं, एक के बाद एक। 7 दरवाजे? हाँ, पहला दरवाजा है आरेट पोल, फिर थोड़ा ढलान पर आता है हल्ला पोल, जिसके पास ही है बादशाही बावड़ी। ये एक सीढ़ीदार कुआं है, नाम से लगता है बादशाही। हाँ, शायद इसे शाहबाज खान के हमले के बाद मुगल सैनिकों या बाद के प्रशासकों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए बनवाया गया होगा। देखिए कैसे इतिहास की एक घटना किले की बनावट पर सीधा असर डाल रही है। ये दिखाता है कि किले कोई ठहरी हुई चीज नहीं थे, वे जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते थे। हल्ला पोल से करीब आधा किलोमीटर आगे हनुमान पोल है। ये 2 मंजिला दरवाजा है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सामने हनुमान जी की एक पत्थर की मूर्ति है, जिसे कहते हैं खुद महाराणा कुंभा लाए थे। अच्छा। किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है वो है राम पोल। पूरब की तरफ एक और दरवाजा है विजय पोल, और राम पोल से किले के सबसे ऊंचे हिस्से बादल महल तक पहुंचने के लिए 5 और दरवाजों से गुजरना पड़ता है। भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। इतने सारे दरवाजे क्यों? हाँ, ये किले की मल्टीलेयर सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। सोचिए, हर दरवाजा दुश्मन के लिए एक नई चुनौती, एक नया मोर्चा। अगर दुश्मन एक दरवाजा तोड़ भी ले तो अगले दरवाजे पर उसे फिर से रुकना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। तब तक ऊपर बैठे रक्षक उस पर आसानी से हमला कर सकते थे। ये दुश्मन की गति को धीमा करने और उसे थकाने की एक बहुत कारगर तकनीक थी। रामपोल से बादल महल तक पहुंचना एक तरह का चक्रव्यूह पार करने जैसा था। अब जरा किले की दीवारों के अंदर की दुनिया की कल्पना कीजिए। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 360 से ज्यादा मंदिर हैं। 360? हाँ, हिंदू और जैन दोनों धर्मों के। ये संख्या तो मतलब अविश्वसनीय सी लगती है। और किले के शिखर पर बने महल, बादल महल से नीचे अरावली की पहाड़ियों का नजारा मीलों तक फैला दिखाई देता है। 360 से ज्यादा मंदिर, ये आंकड़ा ही अपने आप में कुंभलगढ़ की कहानी कहता है। ये सिर्फ एक सैन्य छावनी नहीं थी,
बल्कि अपनी दीवारों के भीतर एक पूरा शहर बसा हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में मंदिरों का होना राणा कुंभा और बाद के शासकों की धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण को दिखाता है। हाँ, ये तो है। साथ ही इस बात का सबूत है कि किले के अंदर एक बहुत बड़ी और विविध आबादी रहती थी। सैनिक, पुजारी, व्यापारी, कारीगर, शाही परिवार और उनके सेवक। ये किला एक तरह से आत्मनिर्भर इकाई रहा होगा। कुछ खास मंदिरों का जिक्र करें तो रामपोल के पास ही गणेश मंदिर है, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। एक चारभुजा देवी का मंदिर है। नीलकंठ महादेव मंदिर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, 1458 में बना। नीलकंठ महादेव। हाँ, इसमें काले पत्थर की बनी शिव की 12 हाथों वाली एक विशाल मूर्ति है। कहते हैं राणा सांगा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसके अलावा माताजी मंदिर, मामादेव मंदिर, जिसके पास कुंवर पृथ्वीराज का स्मारक है जो राणा सांगा के भाई थे, और एक सूर्य मंदिर भी है। इन मंदिरों की बनावट भी देखने लायक होगी। जैसे गणेश मंदिर का शिखर वक्र रेखीय ईंटों का बना है, मंडप की छत गुंबददार है। नीलकंठ महादेव मंदिर 24 बड़े खंभों पर टिका है। ये छोटी छोटी डिटेल्स उस समय की निर्माण कला, उनके सौंदर्य बोध और बारीकियों की तरफ इशारा करती हैं। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं, कला के नमूने भी थे। हिंदू मंदिरों के अलावा जैन धर्म के मानने वालों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ कई श्वेतांबर जैन मंदिर हैं। अच्छा, जैन मंदिर भी काफी हैं। हाँ, काफी। इनमें एक प्रमुख है पार्श्वनाथ मंदिर, जो 1513 में बना था। एक जगह 52 जैन मंदिर समूह का जिक्र आता है। गोलेरा समूह में भी जैन मंदिर हैं। विजयपोल के पास भी पीतलशाह जैन मंदिर और जूना भीलवाड़ा मंदिर भी हैं। एक और खास जैन मंदिर है वेदी मंदिर। ये 3 मंजिला है और इसे खुद राणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में बनवाया था। वेदी मंदिर राणा कुंभा द्वारा 1457 में। ये खास तौर पर उनके शासनकाल में अलग अलग धर्मों के प्रति सम्मान और संरक्षण की नीति को पुष्ट करता है। ये दिखाता है कि कुंभा सिर्फ एक योद्धा और किले बनाने वाले राजा ही नहीं थे, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के भी बड़े संरक्षक थे, जो एक बैलेंस्ड और समृद्ध राज्य के लिए जरूरी होता है। और ये सांस्कृतिक विरासत आज भी जिंदा रखी गई है। राजस्थान का पर्यटन विभाग हर साल यहाँ 3 दिन का एक उत्सव आयोजित करता है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये उत्सव महाराणा कुंभा की कला और वास्तुकला के प्रति उनके जुनून को ही समर्पित है। इस उत्सव में किले की शानदार पृष्ठभूमि में साउंड एंड लाइट शो होता है, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं, लोग हेरिटेज वॉक पर जाते हैं, पगड़ी बांधना सीखते हैं, रस्साकशी जैसे खेल खेलते हैं, मेहंदी लगाते हैं। मतलब इतिहास को महसूस करने और उसे आज की पीढ़ी से जोड़ने का एक बढ़िया तरीका है। इन शहर में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 37वीं बैठक हुई थी। हाँ, यूनेस्को। वहां कुंभलगढ़ को राजस्थान के 5 और पहाड़ी किलों के साथ आमेर, चित्तौड़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंबोर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इन्हें एक साथ राजस्थान के पहाड़ी किले या हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान का दर्जा मिला है। तो ये यूनेस्को टैग क्या मायने रखता है इस किले के लिए? देखिए, ये टैग सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने के लिए नहीं है। ये किले के ग्लोबल महत्व को रेखांकित करता है। ये मानता है कि ये किले सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की साझा विरासत हैं। इन्हें राजपूत सैन्य पहाड़ी वास्तुकला के बेजोड़ नमूने माना गया है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तान जैसी कुदरती रुकावटों का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। ये इनकी यूनिक पहचान है। और एक और रोचक बात, 1836 में ही विलियम वेस्टॉल की एक पेंटिंग के साथ इस किले का जिक्र द फोर्ट्रेस ऑफ बोरी इन राजपुताना के रूप में मिलता है। यानी पश्चिमी दुनिया भी काफी पहले से इसकी भव्यता से वाकिफ थी। तो आज हमने कुंभलगढ़ किले के कई अहम पहलुओं को छुआ। इसकी वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार जो इसे भारत की महान दीवार बनाती है, राणा कुंभा की विरासत जिन्होंने इसे ये भव्य रूप दिया, हाँ, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के रूप में इसका जो भावनात्मक महत्व है, वो इसके घेराबंदी और युद्धों का लंबा इतिहास, बिल्कुल, किले के अंदर बसे वो सैकड़ों मंदिर जो इसे सिर्फ किला नहीं, एक जीवंत केंद्र बनाते थे, और आखिर में इसका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होना। निश्चित रूप से कुंभलगढ़ सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं है। ये मेवाड़ के इतिहास, उसकी मिलिट्री पावर, उसकी आर्किटेक्चरल ऊंचाइयों और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का एक जीता जागता प्रमाण है। ये दिखाता है कि कैसे एक शासक का विजन, बेहतरीन इंजीनियरिंग और प्रकृति का सही इस्तेमाल मिलकर एक ऐसी रचना बना सकते हैं जो सदियों तक लोगों को हैरान करती रहे। सही कहा। और यहाँ एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ
जरा कल्पना कीजिए उस जमाने की जब ये किला अपने चरम पर था। 36 किलोमीटर की दीवार के भीतर 360 से ज्यादा मंदिरों के साथ, अनगिनत महलों, सैनिकों के बैरकों, बाजारों और पानी के स्रोतों से भरा हुआ। इस विशाल, लगभग शहर जैसे किले के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी कैसी दिखती होगी? हम्म। उन सैनिकों, पुजारियों, कारीगरों, शाही लोगों और आम नागरिकों का जीवन कैसे चलता होगा, जो इस अभेद्य से दिखने वाले किले को अपना घर कहते थे? शायद इसी कल्पना में कुंभलगढ़ का असली रहस्य